आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 19 है जिसमें प्रावधान है चकबंदी योजना द्वारा शर्तों को पूरा किया जाना। तो साथियों धारा 19 के संबंध में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे उपलब्ध है। आज हम धारा 19 के संक्षेप को समझेंगे, अर्थात यानी कि विभिन्न बिंदुओं को समझेंगे धारा 19 को समझने के लिए। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। अध्याय 3 चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। जो अध्याय 3 है उसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। साथियों हमारा भाग 39 का वीडियो है, यानी चकबंदी से संबंधित 39वां वीडियो है। आप देखते हैं अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 19 है जिसमें प्रावधान है चकबंदी योजना की शर्तों को पूरा किया जाना। साथियों धारा 19 को हम संक्षेप में समझेंगे, इसके पहले हमने बताया कि वीडियो बना दिया, चैनल पे उपलब्ध है, देख सकते हैं। आज हम धारा 19 को समझने के लिए इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों पहला बिंदु है धारा 19 का परिक्षेत्र, यानी धारा 19 का परिक्षेत्र क्या है। तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 19 में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सहायक चकबंदी अधिकारी योजना बनाते समय पूरा करता है। इस धारा में यह विधान किया गया है कि खातेदार को प्रतिष्ठ घाटे का मूल्यांकन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दिए गए अंशदान के कारण की गई कटौती के अधीन रहते हुए उसके द्वारा मूलतः धृत घाटों के मूल्यांकन के बराबर होगा, लेकिन खातेदार द्वारा धृत मूल जोत एवं प्रस्तावित जोत के क्षेत्रफल का अंतर 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद साथियों देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो है लिखित अनुमोदन। जो दूसरा पॉइंट है वो लिखित अनुमोदन के संबंध में है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 एवं तदंतर्गत बनी नियमावली के अधीन प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करते समय सहायक चकबंदी अधिकारी को किसी खातेदार को अधिक से अधिक 3 चक प्रतिष्ठ करने का अधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उप संचालक चकबंदी से लिखित अनुमोदन प्राप्त करके किसी खातेदार को उससे अधिक चक प्रदान कर सकता है। अब साथियों देखते हैं नंबर 3, तीसरा पॉइंट है खातेदार द्वारा वांछित घाटे पर चक प्रदान करना। जो तीसरा पॉइंट है वो है खातेदार द्वारा वांछित घाटे पर चक प्रदान करना। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 19 में कहीं भी यह विधान नहीं किया गया है कि किसी खातेदार को चक उस घाटे पर प्रतिष्ठ किया जाए जिस पर खातेदार अपना चक चाहता है। धारा 19 में यह विधान किया गया है कि प्रत्येक खातेदार को उस स्थान पर संगत क्षेत्र प्रदान किया जाए जहां पर उसके जोत का सबसे बड़ा भाग हो। उक्त धारा में यह भी विधान किया गया है कि यथासंभव प्रत्येक खातेदार को वह घाटा प्रतिष्ठित किया जाए जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो। यदि वांछित घाटे पर चक से चकबंदी की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होता है तो वांछित चक दिया जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 4 है चकों का आवंटन कैसा होना चाहिए। नंबर 4 है चकों का आवंटन कैसा होना चाहिए। सहायक चकबंदी अधिकारी समितियों के सदस्यों से
परामर्श करके और एकत्रित हो सकने वाले खातेदारों से जांच करके प्रारंभिक चकबंदी योजना जो चकबंदी आकार पत्र 23 में तैयार करता है। प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करते समय चकों के आवंटन का प्रथम सिद्धांत यह है कि संगत चक अधिकतम क्षेत्र वाले स्थान पर, सिंचाई के निजी साधन वाले स्थान पर और आयतीकरण के अनुसार प्रदिष्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 5, मूलतः धृत एवं प्रदिष्ट गांठों के मूल्यांकन का संबंध। जो नंबर 5 पॉइंट है वो है मूलतः धृत एवं प्रदिष्ट गांठों के मूल्यांकन का संबंध। इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 का खंड खा यह विधान करता है कि खातेदार को प्रदिष्ट गांठे का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गांठों के मूल्यांकन के बराबर होना चाहिए। लेकिन मूल्यांकन की ऐसी गणना में प्रदिष्ट गांठों के मूल्यांकन के साथ सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिए गए अंशदानों के कारण की गई कटौतियों का मूल्यांकन भी शामिल होगा। अब साथियों देखते हैं अगला पॉइंट, यानी कि छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है खातेदार को मूल जोत एवं प्रदिष्ट जोत के क्षेत्रफल में अंतर। जो छठा पॉइंट है वो है खातेदार की मूल जोत एवं प्रदिष्ट जोत के क्षेत्रफल में अंतर के संबंध में है। तो इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के खंड खा का परंतु यह कहता है कि खातेदार को प्रदिष्ट जोत के क्षेत्रफल और उसके द्वारा मूलतः धृत जोत के क्षेत्रफल में 25% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब साथियों देखते हैं नंबर 7, यानी 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है प्रतिकर। जो 7वां पॉइंट है वो प्रतिकर के संबंध में है। ये कि किसी खातेदार के पेड़ों, कुओं या अन्य समुन्नतियों को किसी दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट किया जाता है तो पहले खातेदार को ऐसे पेड़ों, कुओं या अन्य समुन्नतियों का इस अधिनियम या तदंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर दिया जाएगा। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जो भूमि खातेदारों से उसकी भूमि में कटौती करके ली जाती है या ली गई है उसके लिए भी उसे प्रतिकर अदा किया जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 8। जो 8वां पॉइंट है वो है एक खातेदार को 3 से अधिक चक प्रदिष्ट करना। जो 8वां पॉइंट है वो है एक खातेदार को 3 से अधिक चक प्रदिष्ट करना के संबंध में है। इसमें बताया गया है इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के खंड अंगा के प्रथम प्रतिबंध के अनुसार उप संचालक चकबंदी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को 3 से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरा प्रतिबंध यह भी कहता है कि कोई भी चकबंदी किसी खातेदार को 3 से अधिक चक प्रदिष्ट करने के आधार पर अवैध नहीं मानी जाएगी। अब साथियों देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 पॉइंट है 3 से अधिक चक प्रदिष्ट करने का प्रभाव, यानी 3 से अधिक चक प्रदिष्ट किए जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा यह बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के खंड अंगा के प्रतिबंध दूसरा के अनुसार एक खातेदार को 3 से अधिक चक प्रदिष्ट करने के आधार पर चकबंदी को अवैध नहीं माना जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा करने का स्पष्ट कारण इंगित नहीं किया जाता है तो धारा 19 के उपबंधों का उल्लंघन होता है और चक का आवंटन कायम नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 10। 10वां पॉइंट है 3 से अधिक चक प्रदान करने में उप संचालक चकबंदी का अनुमोदन। जो 10वां पॉइंट है वो है 3 से अधिक चक प्रदान करने में उप संचालक चकबंदी का अनुमोदन के संबंध में है। तो इसमें बताया गया है किसी खातेदार को 3 से अधिक चक प्रदिष्ट करने के लिए उप संचालक चकबंदी का लिखित अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अब साथियों देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 है उड़ान चक और उसका प्रभाव। जो नंबर 11वां पॉइंट है वो है उड़ान चक और उसका प्रभाव। तो इसमें बताया गया है धारा 19 में यह कहीं नहीं कहा गया है कि किसी खातेदार को उड़ान चक नहीं दिया जा सकता है। धारा 19
कि उपधारा 1 के खंड अंगा केवल ये विधान करती है कि किसी खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर संघत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए जहां पर उसकी जोत का अधिकतम अंश स्थित हो। यदि किसी खातेदार को उसके मूल जोत के पास ही संघत क्षेत्र प्रदिष्ट कर दिया जाता है तो इसे केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि पर्याप्त कारण दिए बिना किसी खातेदार को उसकी मूल जोत से बहुत दूर चक दिया जाता है तो ऐसा आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है। आप साथियों देखते हैं नंबर 12 यानी 12वां पॉइंट है मूल जोत के बड़े भाग पर चक का आवंटन। जो 12वां पॉइंट है वो है मूल जोत के बड़े भाग पर चक का आवंटन के संबंध में। इसमें बताया गया है कि चक आवंटन का सामान्य सिद्धांत यह है कि किसी खातेदार को चक उसकी जोत के सबसे बड़े भाग पर संगत रूप में दिए जाएं या उस स्थान पर दिए जाए जहां पर खातेदार का व्यक्तिगत सिंचाई का साधन उपलब्ध है। उसके बाद साथियों देखते हैं जो 13वां पॉइंट है वो है चक के आवंटन में सिंचाई के निजी साधन एवं अन्य समुन्नतियों पर विचार। जो 13वां पॉइंट है वो है चक के आवंटन में सिंचाई के निजी साधन एवं अन्य समुन्नतियों पर विचार के संबंध में है। इसमें बताया गया है कि धारा 19 की उपधारा 1 के खंड 4 में विधान किया गया है कि किसी खातेदार को यथासंभव वह गाता प्रतिष्ठित किया जाए जिस पर उस खातेदार का सिंचाई का निजी साधन या अन्य समुन्नति विद्यमान हो। ऐसे स्थान पर कम से कम उतना चक दिया जाना चाहिए कि उसके वहां पर स्थित मूल गाटे का क्षेत्रफल था। यानी कि ऐसे स्थान पर कम से कम उसका उतना चक दिया जाना चाहिए कि जितना उसका मूल चक का क्षेत्रफल था। आप साथियों देखते हैं नंबर 14 है चक की आकृति। जो 14वां पॉइंट है उसमें चक की आकृति के संबंध में है। चक आवंटन में खातेदार को दिए जाने वाला चक की आकृति सुविधा उपयुक्तता और चक के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। यदि किसी खातेदार को इतना अधिक लंबा और सकरा चक दे दिया गया हो जिसमें आसानी से खेती नहीं की जा सकती है तो ऐसा चक बरकरार या कायम नहीं रखा जा सकता है। तो आप साथियों देखते हैं 15वां पॉइंट। नंबर 15 है चकबंदी योजना की तैयारी में समिति की सलाह। जो 15वां पॉइंट है उसमें है चकबंदी योजना की तैयारी में चकबंदी समिति की सलाह। धारा 19 में की गई शर्तों को पूरा करने या करते हुए धारा 19 के अधीन जो चकबंदी योजना तैयार की जाती है उसमें चकबंदी समिति का परामर्श आवश्यक है। धारा 19 में दी गई विभिन्न शर्तों में सिद्धांतों का विवरण का अनुपालन करना भी एक शर्त है और सिद्धांतों का विवरण सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से तैयार किया जाता है। आप साथियों देखते हैं नंबर 16 है सहमति पर आधारित चक का आवंटन। जो नंबर 16 है वो है सहमति पर आधारित चक का आवंटन। दो पक्ष आपस में सहमति के आधार पर चक प्रदिष्ट करा सकते हैं। यदि कोई पक्ष सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रदिष्ट चक से संतुष्ट है तो उपसंचालक चकबंदी ऐसे प्रदिष्ट चक पर दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 17 है चक में ऐसी भूमि को प्रदिष्ट करना जो भूमि की परिभाषा में न आती हो। जो 17वां पॉइंट है वो है चक में ऐसी भूमि प्रदिष्ट करना जो भूमि की परिभाषा में न आती हो। किसी भी खातेदार के चक में ऐसी भूमि प्रदिष्ट नहीं की जा सकती है जो कि चकबंदी कानून की धारा 3 की उपधारा 5 में दी गई भूमि की परिभाषा के अंतर्गत न आती हो। नाला भूमि की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए इसे किसी खातेदार के चक में प्रदिष्ट नहीं किया जा सकता है। नंबर 18 18वां पॉइंट है नैसर्गिक न्याय के
सिद्धांत का उल्लंघन। जो 18वां पॉइंट है वो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन के संबंध में है। तो इसमें बताया गया है यदि किसी चक के आवंटन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है तो चक का आवंटन कायम नहीं रखा जा सकता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में किया गया न्याय विधि की निगाह में न्याय नहीं है और ऐसे आदेश या चक आवंटन के विरुद्ध लेख याचिका जारी की जा सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं 19वां पॉइंट। 19वां पॉइंट है चकबंदी प्राधिकारियों को चक मार्ग या रास्ता नाली आदि प्रदिष्ट करने का अधिकार। 19वां पॉइंट है चकबंदी प्राधिकारियों को चक मार्ग, रास्ता या नाली आदि प्रदिष्ट करने का अधिकार। चकबंदी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चकबंदी प्राधिकारी किसी वैयक्तिक खातेदार को चक मार्ग, रास्ता, नाली आदि प्रदिष्ट कर सकता है। ये चकबंदी प्राधिकारियों का अंतर्निहित अधिकार है। तो साथियों आज हमने समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 जिसका नाम है चकबंदी योजना का तैयार किया जाना, जिसमें धारा 19 है। धारा 19 के संक्षेप को समझा, यानी कि धारा 19 को समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया। साथियों ये हमारा भाग 39 का वीडियो है और इसके पहले हमने धारा 19 का वीडियो बनाया है जो चैनल पे उपलब्ध है। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी पूरी तरह इस टॉपिक को समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा, फोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।